स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। रेड एडमिरल बटरफ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे सर्वप्रथम भारत के हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला में देखा गया है। 2. इसके लार्वा स्टिंगिंग नेटल पर फीड करते हैं जिसकी पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेड एडमिरल बटरफ्लाई या तितली को पहली बार भारत के हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला में देखा गया, अतः कथन 1 सही है। आकृति की दृष्टि से रेड एडमिरल इंडियन रेल एडमिरल जैसी है, लेकिन इसे इसकी संकरी गहरी हेडरन की डिस्कल पट्टी तथा ऊपरी अग्रपंख में धब्बे की उपस्थिति द्वारा पहचाना जा सकता है। नर रेड एडमिरल्स अत्यधिक प्रादेशिक होते हैं और अक्सर अपने बसेरा स्थलों से प्रतिद्वंदियों को भगा देते हैं। इसके लार्वा स्टिंगिंग नेटल पर फीड करते हैं जिसकी पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा होती है, अतः कथन 2 सही है। यह प्रजाति विविध पौधों पर फीड करने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं, लेकिन इसे आवास की हानि एवं फीड वाले पौधों की आबादी को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मार्शल योजना को अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? ए. अंतरिक्ष अन्वेषण, बी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण, सी. वैश्विक जलवायु परिवर्तन, डी. शीत युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद के काल में यूरोप युद्ध से तबाह था और इसलिए आंतरिक व बाह्य कम्युनिस्ट संकट के प्रति संवेदनशील था। वर्ष 1946 से 47 की सर्दियों में कम्युनिस्ट विस्तार के भय और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र पतन के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने मार्च 1948 में आर्थिक सहयोग अधिनियम पारित किया और पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए 12 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि स्वीकृत की। मार्शल योजना ने यूरोपीय औद्योगिकीकरण को पुनर्जीवित किया और इस क्षेत्र में व्यापक निवेश लाया। यह अमेरिकी वस्तुएं हेतु बाजार स्थापित करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक प्रेरक साबित हुई, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य है? 1 कनाडा, 2 फिनलैंड, 3 नॉर्वे, 4 रूस, 5 संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्कटिक परिषद। आर्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर 66 डिग्री 34 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। इसमें आर्कटिक महासागर और उससे सटे भूभाग शामिल है तथा इसका केंद्र उत्तरी ध्रुव है। इस क्षेत्र में 8 आर्कटिक राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मिलकर आर्कटिक परिषद का गठन करते हैं। आर्कटिक में लगभग 4 मिलियन निवासी रहते हैं, जिनमें से लगभग 10वां हिस्सा स्थानीय लोग हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दूरसंचार अधिनियम 2023 केंद्र या राज्यों को सार्वजनिक आपात स्थिति, आपदा या सार्वजनिक सुरक्षा के दौरान अस्थायी रूप से दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने का अधिकार देता है। 2. भारतीय टेलीग्राफ नियम 2007 कानूनी संचार अवरोधन के लिए सरकारी प्राधिकरण अनिवार्य करता है। 3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अवरोधन नियम 2009 सरकार को कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के निगरानी, अवरोधन या डिक्रिप्शन करने की अनुमति देते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दूरसंचार अधिनियम 2023 के धारा 20(2) केंद्र या राज्यों को सार्वजनिक आपात स्थितियों, आपदाओं या सार्वजनिक सुरक्षा के दौरान दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क पर अस्थायी रूप से नियंत्रण करने का अधिकार देती है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय टेलीग्राफ नियम 2007 के नियम 419(a) में वैध संचार अवरोधन के लिए सरकारी प्राधिकरण को अनिवार्य बनाया गया है, अतः कथन 2 सही है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 और अवरोधन नियम 2009 सरकार को कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना की निगरानी, अवरोधन या डिक्रिप्ट करने की अनुमति देती है, अतः कथन 3 सही है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 एक व्यापक गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून है जिसमें सहमति, वैध उपयोग, उल्लंघन, डेटा प्रत्यय और प्रोसेसर संबंधी उत्तरदायित्व और अपने डेटा पर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। 2, कैबिनेट सचिव सामरिक नीति समूह की अध्यक्षता करते हैं, एनएससी को नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। 3, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, अतः कथन 1 सही है। कैबिनेट सचिव सामरिक नीति समूह की अध्यक्षता करते हैं और एनएससी को नीतिगत सिफारिशें करते हैं, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। इसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षाविद और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन के रूप में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की आक्रामकता का मुकाबला करना था। 2, संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के 12 मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था। 3, नाटो एकीकृत सैन्य बलों को बनाए रखता है, जिसके तहत सदस्य देश नाटो कमांड के अंतर्गत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाटो की स्थापना 1949 में सामूहिक रक्षा प्रदान करने वाले एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की आक्रामकता का मुकाबला करना था, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के 12 मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था, अतः कथन 2 सही है। नाटो के अन्य संस्थापक सदस्य थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। नाटो एकीकृत सैन्य बलों को बनाए रखता है, जिसके तहत सदस्य देश नाटो कमांड के अंतर्गत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान करते हैं, अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोगों पर निर्भर करता है? 1, सोलर पैनल में उपयोग होने वाले फोटोवोल्टिक सेल्स का उत्पादन। 2, विंड टर्बाइन्स के लिए स्थायी चुंबक। 3, लिथियम आयन बैटरीज। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महत्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोग। महत्वपूर्ण खनिज वे होते हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। सिलिकॉन, टेल्यूरम, इंडियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज सौर पैनलों में प्रयुक्त फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। डिस्प्रोसियम और नियोडीमियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग पवन टर्बाइनों के लिए स्थायी चुंबकों में किया जाता है। लिथियम, निकल और कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरियों में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्रियां हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जीन संपादन एक ऐसी तकनीक है जो किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ को सटीक रूप से संशोधित करने की अनुमति देती है। कथन 2, जीन संपादन में जीनोम के भीतर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग शामिल है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीन संपादन। जीन संपादन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में सटीक संशोधन की अनुमति देती है, अतः कथन 1 सही है। जीन संपादन में जीनोम के भीतर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग शामिल है, अतः कथन 2 सही है। क्रिस्पर-कैस9 या क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बहुमुखी जीन संपादन टूल है, अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षावनों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण के अंतर्गत प्रथम स्तर पर किस प्रकार के पादप समूह पाए जाते हैं? ए, सबसे ऊंचे पेड़, बी, छोटे पेड़, सी, झाड़ियां, डी, शाकभक्षी पौधे और फर्न।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सबसे ऊंचे पेड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सदाबहार वर्षा वनों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण के अंतर्गत सबसे ऊंचे पेड़ पहले स्तर पर पाए जाते हैं, अर्थात जंगल का सबसे ऊपरी हिस्सा इस स्तर पर रखा जाता है। इस स्तर पर सूर्य की अधिकतम रोशनी पड़ती है। छत्र के नीचे दूसरे स्तर पर 25 से 30 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं तथा उसके नीचे तीसरे स्तर पर छोटे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर होती है। चौथे स्तर पर झाड़ियां तथा पांचवें या निचले स्तर पर शाकभक्षी पौधे या फन पाए जाते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्टेल्थ युद्धपोत है जिसे वर्ष 2016 के भारत रूस समझौते के तहत बनाया गया था, जिसके 2 पोत रूस में और 2 भारत में बनाए गए हैं। 2. इसकी गति 30 नॉट तक है तथा प्रति मिशन इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। 3. यह ब्रह्मोस मिसाइल जैसे टॉर्पीडो और रॉकेट प्रणालियों से सुसज्जित है। 4. यह उन्नत निगरानी और युद्ध के लिए बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का संचालन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर मेल खाता है? ए. INS इम्फाल, बी. INS तमाल, सी. INS विक्रमादित्य, डी. INS विक्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, INS तमाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना को रूस से उन्नत स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल प्राप्त होने वाला है। माल का एक स्टील्थ युद्धपोत है जिसे वर्ष 2016 में हुए भारत रूसी समझौते के तहत निर्मित किया गया है, जिसमें 2 पोत रूस में और 2 भारत में बनाए गए हैं। INS तमाल इस श्रृंखला में रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट है जो INS तुशील, जिसे दिसंबर 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था, के बाद आता है। यह युद्धपोत प्रति अभ्यास 30 नॉट की गति और 3000 किलोमीटर की रेंज तक संचालन करने में सक्षम है। इस पर टॉर्पीडो और ब्रह्मोस जैसी रॉकेट प्रणालियां लगी हैं। यह युद्धपोत बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित कर सकता है जिससे निगरानी और युद्ध क्षमता में वृद्धि होती है। स्टील्थ डिजाइन, इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह रडार से बच सके, जिससे आधुनिक नौसैनिक युद्ध में इसकी उत्तरजीविता क्षमता बढ़ जाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व बैंक, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. विश्व व्यापार संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक प्रमुख रिपोर्ट है। यह उन्नत और विकासशील दोनों देशों के लिए विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और व्यापार पर आंकड़ों सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण तथा अनुमान प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तराखंड, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।